नमस्कार। जीआरएस न्यूज के लिए मैं गिरीश करवा रहा हूँ। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ सदन में हुई ऐसी चर्चा के विषय में जो न तो अखबारों की सुर्खियां बन पाता है और न ही मेन स्ट्रीम मीडिया उन्हें अपने समाचार पत्रों या टीवी चैनलों पर स्थान देता है। राज्यसभा सदस्य अब्दुल बहाव ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लेकर एक निजी विधेयक पास किया और उन्होंने एक विधेयक रखा जिसमें कि देश की दूसरे नंबर की आबादी जो कि मुफलसी का जीवन जी रही है उसके बारे में चर्चा की। आप सभी लोगों को ध्यान होगा कि यूपीए 2 के काल में सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कि मुसलमानों की स्थिति देश के दलितों से भी खराब बताई गई थी। बहस हुई, कई बार लोगों ने सवाल जवाब किए, लेकिन न मुसलमानों की स्थिति सुधरनी थी और न ही सुधरी। इस निजी विधेयक पर चर्चा करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के सांसद प्रोफेसर मनोज झा ने देश की वर्तमान परिस्थिति की ओर सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। बहुत आसान होता है किसी भी वर्ग को जो कि हमारे ही देश का है और आबादी में भी उनकी संख्या दूसरे स्थान पर है, देश में उनको आतंकवादी ठहरा देना, उनको उनके बने हुए मकान को गिरा देना या अन्य कुछ भी भेदभाव पूर्वक नीति हो जिसमें कि आसानी से उन्हें जात और मजहब के आधार पर उनको किस प्रकार से दोषी ठहराया जाता है, इस बात का जिक्र किया। निश्चित तौर पर सरकार भी कहती है, प्रधानमंत्री भी कहते हैं और इस सरकार का मूल मंत्र भी यही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सुनने में ये नारा बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब मुस्लिम वर्ग की विपन्नता की ओर जब कभी हम देखते हैं, शिक्षा का स्तर बहुत ही कम है उनके और जो रहने के तौर तरीके भी हैं वो भी कम ही है, आर्थिक विपन्नताओं में वो लोग रह रहे हैं। मैं ये दावा तो नहीं करूँगा कि उनके साथ व्यवहार में भेदभाव होता है, लेकिन निश्चित तौर पर जैसे ही वो अपना बात कहना चाहते हैं तो उन्हें सलाह दी जाती है कि वो देश छोड़कर चले जाएं। मेरा सवाल है, जो लोग ऐसी बातें करते हैं, देश की दूसरी बहुसंख्यक आबादी को देश छोड़कर जाने की बात करते हैं, वो बताएंगे कि क्या यह आबादी जो कि देश में 25 करोड़ के करीब है उससे देश से हटाया जा सकता है? क्या यह देश एक धर्म विशेष का है? इस देश का जब संविधान
बन रहा था उस समय हम लोगों ने ऐसा संविधान अंगीकार किया जो कि सभी लोगों को पर्याप्त अवसर देता हो और कोई भेदभाव न करता। लेकिन इस मामले में कोई भी सरकार दूध की धुली नहीं। वर्तमान सरकार में अगर धर्म के आधार पर भेदभाव होता है, लेकिन जो अन्य सरकारें भी रहीं उन लोगों ने भी उनका भया दोहन तो किया, उनके वोटों का इस्तेमाल अपनी सत्ता के लिए तो किया, लेकिन उनकी स्थिति को सुधारने के लिए, उनके शैक्षिक विकास के लिए और नौकरियों आदि के लिए कोई भी सुविधा मुहैया कराना उचित नहीं समझा। लिहाजा वो लोग अभी भी आर्थिक विपन्नता की स्थिति में जी रहे हैं। यहाँ फिर से एक प्रश्न है कि अगर देश का एक बड़ा वर्ग जो आर्थिक रूप से कमजोर हो, शैक्षिक रूप से पिछड़ा हो और उसका जीवन स्तर भी बहुत ज़्यादा निम्न स्तर का हो, तो किस प्रकार हम विश्व गुरु बन सकते हैं या देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है। निश्चित तौर पर मुस्लिम समाज के लोग भले ही उनमें शैक्षिक स्तर कम हो, लेकिन तकनीकी रूप से वो बड़ा अच्छे होते हैं और मजबूत होते हैं, क्योंकि अधिकांश आपने देखा होगा कि जितने भी मैकेनिक वर्ग से लोग हैं अधिकांश वो इसी वर्ग एवं मजहब से संबंधित है। इन पर जो आरोप किसी सामाजिक संगठन ने नहीं लगाए। अधिकांशतः ये देखा गया है कि बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग जिनका जिक्र सांसद डॉक्टर मनोज झा ने, सांसद कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी और माननीय सांसद दिग्विजय सिंह ने भी किया, किस प्रकार एक मंत्री स्तर के लोग जब उस वर्ग को जिनके के पुरखों का योगदान भी देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में रहा है, उनको पड़ोसी दुश्मन देश में जाने की सलाह देते हैं। मेरा ये निवेदन रहेगा कि कम से कम वे लोग अपने आचरण में सुधार करें और संयम बरतें। आखिर उनको ये अधिकार किसने दिया कि वो देश के एक बहुसंख्यक नागरिकों को, जो कि देश पे किसी की समस्या के लिए बोझ नहीं, उनको बाहर जाने की बात करें। जितना अधिकार प्रधानमंत्री मोदी का देश पर है, उतना अधिकार देश के प्रत्येक नागरिक का है। हालांकि प्रधानमंत्री जी पूरे देश के 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं, लेकिन उनके ही सरकार के कुछ मंत्री हैं, जिनमें मैं अनुराग ठाकुर, गिरिराज सिंह और अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश के एक नेता हैं संगीत सोम, जो पहले विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे हैं, वो भी गाय बगाई ऐसी बात करते रहते हैं कि जो देश की एकता और अखंडता के लिए उचित नहीं। कल रामलीला मैदान एक बहुत बड़े आंदोलन में मुस्लिम धर्मगुरु
मदनी साहब ने बहुत अच्छा सुझाव दिया, उस बात की सराहना की जानी चाहिए। भाजपा के एक सांसद हैं, उन्होंने भी इस बात की सराहना की है। देखिए, अपराधी अपराधी होता है, उसे जात एवं धर्म के खांचनों में बांटना उचित नहीं। अगर कोई अपराध करता है, निश्चित तौर पर उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन पहले से ही मानसिकता बना के अगर किसी धर्म या समुदाय को हम लोग टारगेट करेंगे तो न तो ये देश की एकता के लिए अच्छा होगा और न ही देश की संप्रभुता के लिए अच्छा होगा। अगर आपका घर का ही एक बच्चा कमज़ोर है, अगर हम और आप उसकी मदद नहीं करते, निश्चित तौर पर वो घर उन्नत नहीं कर सकता। यही स्थिति देश की है कि अगर एक आबादी विपन्न रूप से रह रही है, उसको भी कम से कम अच्छा अपना जीवन स्तर व्यतीत करने के लिए सरकार का मुख्य दायित्व होता है, हर समाज का भी। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए सरकार और ख़ासकर ऐसे लोगों से को मेरी सलाह है कि वो ऐसी कोई बात न करें जिससे कि देश की एकता और अखंडता पर कोई आँच आए। हो सकता है आपको इस तरह के भाषण देने से आपके संसदीय क्षेत्र या आपके मतों में कुछ अंतर आ जाता हो, आप चुनाव भी जीत जाते हो, लेकिन आगे चल के यही स्थिति खतरनाक होगी और जिसका खामियाजा पूरे देश की जनता को भुगतना होगा। आज के ब्लॉग में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।